Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comment. TGT, PGT, LT Grade English MCQs का पार्ट 14 डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। इससे पहले हमने 13 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उन्हें वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ वॉच कर लीजिए। बहुत ही प्यारा सेशन है। आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। मेहनत करते रहिए गाइस, सिलेक्शन लेकर रहिए, यही हमारी इच्छा है। क्वेश्चन 1 इज हियर, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वर्क्स इज एन एलेगोरिकल नॉवेल फीचरिंग ए ग्रुप ऑफ बॉयज स्टैंडेड ऑन अ डेजर्ट। छांटना है आपको, एलेगोरिकल नॉवेल छांटना है। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, डार्कनेस विजिबल, द स्पायर, द इनहेरिटर्स। कौन सा है? सही मार्क्स आपको देना है इसमें। तो सही मार्क दिया ए, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। कैसा है? हमारा एलेगोरिकल नॉवेल है, जो कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1954 में ये जो है नोबेल प्राइज विनिंग ऑथर हैं इसके, ब्रिटिश ऑथर विलियम गोल्डिंग, उनका नोबेल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाई, जो कि एलेगोरिकल नोवेल माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, डायरेक्शंस दिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस अमॉन्ग द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। इनकरेक्ट छांटना है आपको, देखिए ध्यान रखना, इनकरेक्ट छांटना है। डिड आई न्यू योर मदर, पहला है। आई हैड विजिटेड हर मल्टीपल टाइम्स, वी गो फॉर अ वॉक डेली, आई लव प्लेइंग फुटबॉल। चारों ऑप्शन में से कि हम नीचे से लेते हैं कि सही सही निकालते हैं, गलत अपने आप बच जाएगा। आई हैव प्लेइंग फुटबॉल, सॉरी लव है, आई लव प्लेइंग फुटबॉल। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्क है, सेंटेंस है। इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बिल्कुल पूरी तरह से सही है, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। वी गो फॉर ए वॉक डेली, ये भी हमारा करेक्ट है, ये इंडेफिनिट का है। आई हैड विजिटेड, हैड प्लस बी थर्ड होता है, ये भी हमारा सही है। अब देखिए गलत कहाँ है, डिड आई न्यू, डिड के साथ बी फर्स्ट आएगा, डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ आना चाहिए नो। डिड आई नो योर मदर, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्ब जो है सेकंड फॉर्म लगी, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें गलती छांटना है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, गलत वाला ही आंसर माना जाएगा। नेम द वर्ड्स फ्रॉम यूजिंग अ स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स विद 11 सिलेबल। आपको उस वर्ड्स का नाम बताना है जो कि 8 लाइन्स होती हैं और इसमें 11 सिलेबल पाए जाते हैं। स्पेंसरियन स्टेंजा होता है, बैलाड होता है, ऑटवा रीमा होता है, या राइम रोल सॉरी करेक्ट आंसर इसमें देंगे हम ऑटवा रीमा। इसमें हमारी 8 लाइन्स होती हैं और 11 सिलेबल्स होते हैं। इटालियन स्टेंजा ही बोला जाता है। इसका प्रयोग सर थॉमस वाइट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, व्हेन वाज जेम्स जोशीस यूलिसिस पब्लिश्ड। जेम्स जोशी का यूलिसिस कब पब्लिश हुआ था? 1916, 1922, 1926, 1930। राइट आंसर फ्रेंड्स इसका बी है 1922। सेम डेट को हमारा एक और महत्वपूर्ण वर्क पब्लिश हुआ है, तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं, टी एस इलियट का है, अगर आपको पता हो।
Identify the correct form above phrase out of the given choices so as to complete the following sentences. नीचे वर्ब या फ्रेज दिया है, इसको आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस में, ब्लैंक दिया है। पढ़ते हैं क्या है सेंटेंस। यू हैड बेटर योर मदर सीज बीन वेरी anxious, called, calling, did call, call। तो हैड बेटर दिया है, यू हैड बेटर कॉल योर मदर, तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉल आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हमारी वर्ब दी है हैड बेटर, क्या है, कंपाउंड वर्ब है, और कंपाउंड वर्ब क्या है, ये मॉडल वर्ब है। इसकी बात करें, हैड बेटर ये कंपाउंड वर्ब और मॉडल वर्ब का काम कर रहा है, कंपाउंड मॉडल है, सॉरी। तो इसको कहा जाता है कि B1 का यूज इसमें किया जाता है, या ऐसे कह सकते हैं हैड बेटर के बाद, अगर सेंस समझे, हैड बेटर के बाद रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, मतलब मेन फॉर्म, मेन वर्ब या मेन या शुरुआती फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं। तो हमें क्या आएगा, काल आएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ लिमरिक। लिमरिक जो हमारी पोएटिक फॉर्म है, उसकी राइम स्कीम पूछा गया है। ए बी बी ए बी 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 सी, ए बी 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 ए बी ए। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स होगा ए बी बी ए, ये हमारी लिमरिक की राइम स्कीम कही जाती है। इसमें क्या होता है, जो लिमरिक क्या होता है, एक ह्यूमरस पोएम होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, ह्यूमरस, ह्यूमरस पोएम कहलाती है लिमरिक, जिसमें कि 5 लाइन्स होती हैं। कितनी होती हैं, 5 लाइन्स होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जैन ऑस्टिन रोट ड्यूरिंग विच पीरियड। जॉन ऑस्टिन ऑथर रहे, किस समय उन्होंने लिखा था, रेस्टोरेशन, रीजेंसी, मिडिल इंग्लिश, विक्टोरियन। राइट आंसर होगा इसका बी, रीजेंसी पीरियड। जो रीजेंसी एरा है 1811 से 1820 तक रहा था, 1811 से 1820 तक रहा था रीजेंसी। फाइन आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर इस युग के महत्वपूर्ण वर्क रहे थे। इसी युग में जैन ऑस्टिन थे, पीबी शैले थे, मारिया एडनवर्थ, ये हमारे ऑथर हुआ करते थे। यहाँ पर जैन ऑस्टिन की बात की गई है, जो कि रीजेंसी पीरियड से बिलोंग करते। डायरेक्शन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड मार्क हेयर रेस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। हीनियस, इसका सेम मीनिंग देखना है आपके लिए। तो एल्यूरिंग, स्वीट, हॉरिबल या हेवनली, तो इसका सेम जो मीनिंग निकलेगा फ्रेंड्स हीनियस का, वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हॉरिबल, मतलब बहुत बुरा या चौंकाने वाला हीनियस होता है। एडजेक्टिव फॉर्म में तो हमारा ये हॉरिबल हो जाएगा। हु रोट व्हाट हैपेंस इन हेमलेट। किसने लिखा था व्हाट हैपेंस इन हेमलेट। ऑर्थर यूक्लिफ, बीपी केर, एडमंड घोष, जॉन डोवर विल्सन। तो इसका स्टेटमेंट है व्हाट हैपेंस इन हेमलेट, ये किसका है, जॉन डोवर विल्सन का, जॉन डोवर विल्सन का। नेक्स्ट वन देखते हैं, मिल्टन हैज रिटन अ पोएम एल एलेग्रो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल। एल एलेग्रो टाइटल का जो मीनिंग पूछा है,
एल एलेग्रो 1645 पोइम जो कलेक्शन था उसी में इसका पब्लिकेशन हुआ था। तो इसका जो मतलब होता है, एल एलेग्रो का मतलब होता है द हैप्पी मैन। तो देखिए ऑप्शन में आपके चारों ऑप्शन देख रहे हैं, द जेलस मैन, द हैप्पी मैन एंड एंग्री मैन, ए वाइज मैन। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, द हैप्पी मैन। वास्तव में तो ये 1631 में लिखी गई थी, लेकिन पब्लिकेशन 1645 में इसका हुआ था। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स बनाना है दिए हुए सेंटेंस का। सिंपल दिया है, देखिए आफ्टर विनिंग द चैंपियनशिप शी सेलिब्रेटेड, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। इसमें एक ही फाइनाइट, सॉरी ये सिंपल है, तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना, इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, प्रीपोजिशन का यूज करके इसका बनाया गया है। तो हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। कौन सा सही है? ही वॉन द चैंपियनशिप एंड सेलिब्रेटेड, एज शी वॉन द चैंपियनशिप शी सेलिब्रेटेड, शी सेलिब्रेटेड आफ्टर विनिंग द चैंपियनशिप, विनिंग द चैंपियनशिप शी सेलिब्रेटेड। अब देखिए पहले वाले की बात करते हैं, ही वॉन द चैंपियनशिप एंड सेलिब्रेटेड। तो ये तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा, एंड से कनेक्ट है कंपाउंड। एज शी वॉन द चैंपियनशिप शी सेलिब्रेटेड, शी सेलिब्रेटेड आफ्टर विनिंग, ये तो ही सिंपल हो गया हमारा। विनिंग द चैंपियनशिप शी सेलिब्रेटेड, ये भी एक तरह का हमारा सिंपल फॉर्म का ही है, तो ये भी नहीं है। अगर है हमारा कॉम्प्लेक्स तो बी हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं और एक मतलब इंडिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज। एज शी वॉन द मैच, जैसे ही उसने मैच को वॉन किया, शी सेलिब्रेटेड, उसने मनाया। तो यहाँ पर हमारा शी सेलिब्रेटेड, ये तो हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लॉज और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये बनेगा, एज शी वॉन द चैंपियनशिप शी सेलिब्रेटेड। ये आपके समझ में आ चुका हो। Select the option that expresses the given sentence in a passive voice. सेंटेंस दिया है, पैसिव में ट्रांसफर करना है, तो सही छांटना है। चेतन भागवत रोट द नॉवेल रिवॉल्यूशन 2020। तो आपको पता है कि इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेसेस को बदलते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट बनेगा चेतन भागवत, ये वर्ब है हमारी, और द नॉवेल रिवॉल्यूशन 2020 ये हमारा ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट ही लाना होगा, द नॉवेल रिवॉल्यूशन 2020। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं, बाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, बाज या वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बन जाएगा द नॉवेल रिवॉल्यूशन 2020 वाज रिटन बाय चेतन भागवत। अब आप देख लीजिए इसमें कौन सा सही है। द नॉवेल रिवॉल्यूशन 2020 वाज रिटन बाय चेतन भागवत, यही पहला ही सही है, देख लीजिए जो हम बोल रहे थे। तो आंसर ए हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, वैसे ही रोट द नॉवेल, तो इसमें थर्ड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म बगैर पैसिव का सेंस नहीं बनता है। रिवॉल्यूशन 2020 द नॉवेल हैड बीन, तो हैड बीन का कोई मतलब नहीं है, हमने कहा बाद वर्ग का प्रयोग करेंगे पास्ट में। चेतन भागवत हैड रिटन, यहाँ भी हैड रिटन है, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, थोरोली करेक्ट। 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम दिया है ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स दिया है ईडियम। ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, लिसनिंग इंटेंटली, रिवील ए सीक्रेट, एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। करेक्ट आंसर आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका जो मीनिंग निकलेगा फ्रेंड्स, लिसनिंग इंटेंटली, लिसनिंग इंटेंटली, ठीक है। ऑल ईयर जो हमारा इडियम है, इसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में
सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार करना, टू बी वेटिंग ईगरली टू हियर अबाउट समथिंग। तो लिसनिंग इंटेंटली हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ईडियम्स में कोई आपकी ट्रिक नहीं है, ना कोई फॉर्मूला रूल है, उसको तो आपको पढ़ना है तभी आप सही से कर पाए। थोड़ा सेंस जरूर आप रख सकते हैं। डायरेक्शन दिया है, चूज द सेंटेंस विच मेक्स एप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। इफ आई बी यू आई गो होम, ये दिया है सेंटेंस, सही वर्ब का यूज करना। ये कंडीशनल फॉर्म में दिया है सेंटेंस, इफ यदि मैं तुम होता तो मैं घर चला जाता। तो इसका जो फॉर्मेट होता है फ्रेंड्स, इफ तो काल्पनिक सेंस में यदि मैं तुम होता या तुम्हारी जगह होता, तो इसमें क्या होता है, पहले वाली क्लॉज में वर्ब का प्रयोग होगा इफ वाली में, और दूसरी वाली में क्या होता है, वुड प्लस बी वन आता है। यही ढूंढना है हमें। इफ यू, देखिए इसमें बाज है ये भी गलत, इसमें एम है ये भी गलत, इसमें विल है ये भी गलत, तो सीधा सीधा है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इफ आई वर यू कॉमा आई वुड, यहाँ वुड आ जाएगा और गो फर्स्ट फॉर्म हमारी होम, आई वुड गो होम। तो ऑप्शन इसमें गैस बी सही होगा। इफ आई वर यू आई वुड गो होम। ये फॉर्मेट होते हैं, इनको फॉर्मेट को आपको ध्यान देना है। ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस एज पर डायरेक्शंस गिवन इन ब्रैकेट्स। आई एम सर्टेन दैट यू हैव कमिटेड ए क्राइम। दैट का यूज है, दैट मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया फ्रेंड्स। ये कॉम्प्लेक्स से बनाना हमें क्या है, ये कंपाउंड बनाना है। तो कंपाउंड दोनों ही क्या होती है, कोऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं, उसमें जो है कोऑर्डिनेशन होता है, समान पदी। तो देयर इज नो डाउट दैट यू, दैट तो उसमें आएगा नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है। यू हैव कमिटेड ए क्राइम एंड आई एम सर्टेन ऑफ दिस। आई एम सर्टेन ऑफ योर क्राइम, इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है, तो ये भी हमारा सिंपल हो गया, ये तो ये भी गलत है। आई एम श्योर ऑफ योर कमिटिंग क्राइम, ये भी हमारा एक ही फाइनाइट वर्ब है, जैसे ये भी सिंपल हो गया। तो अगर कंपाउंड की बात करें ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यू हैव कमिटेड ए क्राइम एंड आई एम सर्टेन ऑफ दिस, तो एंड से मोस्टली जुड़े होते हैं, ये हमारे कंजंक्शंस हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। अगला, हु इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन पोइट। रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन पोइट कौन था, आपको ये इसका आंसर देना है। फटाफट आंसर आपको करना है कि रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन पोइट किसको कहा जाता है। फटाफट आंसर करना है गाइस। मोस्टली पीजीटी लेवल के क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में आया हुआ है, तो इसका आंसर आपको फटाफट करना है। आंसर आपने फाइंड आउट कर लिया होगा। वर्ड्सवर्थ हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग या जॉन कीट्स। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन क्या है, हमारे ये विक्टोरियन पोइट माने जाते हैं। ठीक, अगला देखिए, मैथ्यू आर्नोल्ड वाज नॉट ए और एन पोइट, क्रिटिक, एसिस्ट, नॉवलिस्ट। मतलब 3 तरह की विधाओं उन्होंने कार्य किया था, एक में नहीं किया था। तो वह आंसर आपके लिए फाइंड आउट करना है। ऑप्शन में फ्रेंड्स नॉवलिस्ट अर्थात डी करेक्ट हो जाएगा। वो नॉवलिस्ट नहीं थे, पोइट भी थे, क्रिटिक भी थे, एसिस्ट भी थे, लेकिन नॉवलिस्ट नहीं थे, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मैथ्यू आर्नोल्ड पोइट्री लिखी, क्रिटिक भी थे और ऐसे भी लिखे, लेकिन वो क्या नहीं थे, नॉवलिस्ट नहीं थे। अगला देखते हैं 18 नंबर, हु हैज रिटन द नॉवेल पिकविक पेपर्स। पिकविक पेपर्स किसने लिखा है, आपको आंसर करना है। थॉमस हार्डी, मृगराज आनंद, चार्ल्स डिकेंस, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इसका आपको फाइंड आउट कर लिया होगा आपने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन है चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस ने पिकविक पेपर को
लिखा था, जो कि अर्ली 20वीं सेंचुरी के लेखक माने जाते हैं, ब्रिटिश नॉवलिस्ट माने जाते हैं। और ये कब लिखा था? 1836 में, 1836। 19 नंबर है हमारा, चार्ल्स डिकेंस वाज ए विक्टोरियन पोइट, नॉवलिस्ट, क्रिटिक, साइंटिस्ट। चार्ल्स डिकेंस कौन थे? तो चार्ल्स डिकेंस जो है नॉवलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, एक उपन्यासकार थे। उपन्यास लिखने में काफ़ी इन्हें महारत हासिल थी। उन्होंने कुछ ऑटोबायोग्राफी भी अपनी लिखी है और नॉवेल्स भी लिखी हैं। 20 नंबर, इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन्स ऑकर? मैन फॉर द फील्ड एंड वुमेन फॉर द हार्ट, मैन फॉर द स्वॉर्ड एंड फॉर द नीडल सी। कहा गया कि मैन फील्ड के लिए, जंगल के लिए होता है, वुमेन फॉर द हार्ट मतलब भट्टी के लिए, खाना बनाने के लिए, और मैन स्वॉर्ड लड़ाई लड़ने के लिए, तलवार के लिए जाना जाता है, जबकि महिलाओं का काम है नीडल मतलब बुनाई कटाई। ये किस मतलब वर्क से ली गई है ये लाइन है? आपको आंसर इसका करना है। तो फ्रेंड्स, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का वर्क है द प्रिंसेस, उसकी ये लाइनें हैं, द प्रिंसेस। ठीक, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।